नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जल निकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से सिंचाई जो है वो जल की आपूर्ति के लिए हम अपनाई जाने वाली एक क्रिया है, और उसके विपरीत अगर हम देखें तो जो जल निकास है वो उसकी विपरीत क्रिया है। यानी कि जब हम खेत के अंदर देखें तो जिस खेत के अंदर पानी अतिरिक्त मात्रा में अगर भर जाता है और उसके कारण उस पानी को बाहर निकालना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी हम खेती करते हैं, जिस जगह पर, वहाँ पर हम क्या करें कि उस पानी को, अतिरिक्त जल को निकालने के लिए निकास मार्ग बनाए जाते हैं, ताकि खेत के अंदर क्या हो सके कि जहाँ पर भी पानी की अतिरिक्त मात्रा या ज़्यादा लंबे समय तक वो पानी अगर रुका रहता है तो उससे विपरीत परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में समझेंगे कि जल निकास आखिर क्या है और जल निकास की परिभाषा क्या है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जल निकास की आवश्यकता क्यों है और जल निकास के क्या लाभ है। तो हम इन बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि जब हम कृत्रिम रूप से फसलों को हम सिंचाई जल प्रदान करते हैं तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। और सिंचाई के माध्यम से ही क्या होता है कि यहाँ पर हम पादपों को उपयुक्त जल की मात्रा उसकी जल मांग के अनुसार देते हैं। अगर यही जल जो है जल मांग से अधिक मात्रा में अगर प्रदान कर दिया जाए या उसको वर्षा जल के द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है, किसी माध्यम से अगर खेत के अंदर अतिरिक्त भराव हो जाता है जल का, तो उस जल की मात्रा को निकालने के लिए हमें जल निकास करना पड़ेगा और जल लंबे समय तक उसमें रोके नहीं रखना है। और जो भी रंध्रावकाश होते हैं जो मृदा के कणों के बीच में पाए जाते हैं, उसमें वायु का जो संचार है वो नहीं हो पाता है, यानी कि वायु संचार या मृदा वातन जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाता है। और जो रंध्रावकाशों में मृदा जल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और वो रंध्रावकाश जो है 50% होने चाहिए, और उसमें अगर पानी बढ़ जाता है तो ऐसे में पादपों की जो जड़ें होती हैं वो जल निकास के ना होने पर अनोक्सी शोषण उसमें हो जाएगा और ऐसे में मृदा जलाक्रांत हो जाएगी और कार्य की शुष्कता के कारण जो है पेड़ पौधे वो नष्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जल निकास की परिभाषा, ठीक है ना। तो जल निकास किसे कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया तो क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे कि किसी स्थान विशेष में या खेत में जल मांग से अधिक मात्रा में अतिरिक्त जल भराव को निष्कासित करने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी स्थान विशेष में या खेत में जहाँ कहीं भी आप सिंचाई करते हैं या सिंचाई जल प्रदान किया जाता है तो जल मांग से अधिक मात्रा में अतिरिक्त जल भराव को निष्कासित करने के लिए जो कृत्रिम रूप से हम जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। तो यहाँ पर हम कृत्रिम रूप से
इन क्रियाओं को अपनाते हैं। और फिर बात हम करते हैं जल निकास की आवश्यकता। आखिर हमें जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जल निकास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम खेत के अंदर जब पानी डालते हैं या उसको सिंचाई जल देते हैं, तो सिंचाई जल जब खेत के अंदर जाता है तो उसके अंदर खेत के अंदर एक उचित ढलान रखनी पड़ती है, ताकि जो खेत के एक सिरे से अंतिम सिरे तक जो पानी है वो समान रूप से वितरित हो जाए। अब समान रूप से अगर वितरित नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ पादपों को क्या होता है कि जल अधिक मात्रा में मिलेगा और कुछ पादपों को जो है वो जल कम मात्रा में मिलेगा। जब तक पर्याप्त जल सभी पौधों के अंदर समान रूप से वितरित नहीं हो जाता है तब तक सिंचाई का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन जब हम खेत के अंदर पानी भरते हैं तो उसकी जल मांग के अनुसार भरते हैं, तो जल मांग के अंदर हमको पानी इतना देना पड़ता है कि उस पानी के अंदर एक बार खेत भर जाए, और भर जाने के बाद में क्या होता है कि उसको निकास मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो खेत में ज़्यादा समय तक या लंबे समय तक पानी को भरे रखने से उसका हमको विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये पानी जो है वो मृदा के अंदर, जहाँ पर मृदा जल की आवश्यकता है, उन रंध्रावकाशों के अंदर वो जल जो है बढ़ जाता है, जिसमें 25% मृदा जल और 25% जो है वो मृदा वायु होना जरूरी है, और 50% उसके अंदर जो रंध्रावकाश होते हैं वो इस प्रकार से फिलअप हो जाते हैं। अब ये जल की मात्रा जो है मृदा के अंदर क्या होता है कि कुछ पानी जमीन के अंदर भूमिगत हो जाता है, रिसाव होता है उसका, निक्साइल लीचिंग के द्वारा, रिसाव के द्वारा वो पानी नीचे चला जाता है। लेकिन कुछ पानी जो है वो नीचे जाने के बाद में जब उसका लेवल, पहले से पानी अगर खेत में मौजूद है तो वो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है। तो मिनरल्स जो भी होते हैं, जो भी साल्ट, जो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो घुलित अवस्था में आ जाते हैं, और ज़्यादा समय तक अगर ये मिनरल्स भरे रहेंगे उसके अंदर तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लवणों की जो मात्रा है वो निर्मित हो जाती है। एल्यूमिनियम और आयरन के जो लवण होते हैं वो निर्मित हो जाते हैं, और ऐसे में वो पानी जो है वो अपक्षालन के द्वारा क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है, और ऊपर आने के बाद में वो मिट्टी की सतह के ऊपर फैल जाता है और उसके ऊपर साल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इससे भूमि के बंजर होने का या भूमि के अम्लीय होने का जो परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे हम मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय मृदा के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, चूने का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जहाँ कहीं भी क्षारीयता बढ़ती है साल्ट के कारण, तो वहाँ पर हम देखते हैं तो उसको हम जिप्सम की मात्रा के द्वारा क्या करते हैं, उपचारित करना पड़ता है। तो जल निकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादपों को उसकी जल मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो पानी है, जो ओवरफ्लो जो हो रहा है, वो पानी को हम निकास मार्ग के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि पादपों की जो स्वाभाविक वृद्धि और विकास जो है वो होता है, ठीक है ना। मृदा में जो है नमी प्रतिशत जो मात्रा है वो बरकरार रहती है, ठीक है ना, और अम्लीयता को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। नमी प्रतिशत को बनाए रखने के लिए हेतु हमको आवश्यकता होती है इसे, ठीक है ना। क्योंकि जितनी जो नमी प्रतिशत मात्रा पादपों के लिए उपयुक्त है उतना ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि अगर मृदा के अंदर ऐसा नहीं निकालते तो जलाक्रांति, जिसे अपन कहते हैं वाटर लॉगिंग, जिसे जलाक्रांति, तो जलाक्रांति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। क्योंकि मृदा के कणों के मध्य में जो भी क्या कहते हैं, अपने मृदा के कणों के मध्य में जो भी चीजें, जो भी जल जो अतिरिक्त मात्रा में है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अतिरिक्त जल के भराव के कारण मृदा जलाक्रांत हो जाती है, और जलाक्रांति के कारण जो है वो कार्य की शुष्कता हो जाती है, और कार्य की शुष्कता
ठीक है ना। तो कार्य की शुष्कता से पादपों को बचाए रखने के लिए, यानी कि पानी की मात्रा तो है लेकिन पादप फिर भी क्या नहीं कर पा रहा, सरवाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कार्य की शुष्कता यानी कि जल की अतिरिक्त मात्रा जब बढ़ जाती है रंध्रावकाशों के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है, जड़ें जो है वो अनोक्सी शोषण कर लेती है और ऐसे में अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्य की शुष्कता के कारण पादप मर जाता है। और पादपों के अंदर जो क्रांतिक अवस्थाएं, यानी कि जो पादपों की जो क्रांतिक अवस्थाएं और उस अवस्थाओं में उसको जो पर्याप्त जल की मात्रा चाहिए और ऐसी मात्रा सीमित मात्रा चाहिए, कम पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, जल निकास की मात्रा को हम बाहर, जल निकास को करके हम अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर लवणों का जो क्या है, लवणों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, मृदा के अंदर जो जो अपक्षालन होता है, अपक्षालन, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को भी ये प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर गति करता है और गति करने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। और अवक्षेपण जो है वो क्षेपण के कारण क्या होता है कि जो भी मृदा के अंदर जितने भी साल्ट होते हैं, जैसे मान लो सोडियम है और वो क्लोराइड है, वो आयनित अवस्था में आकर के रिएक्शन करके क्या बना देंगे, ठीक है ना। जब वो पानी ऊपर आएगा उसके बाद में तो ये आयनित अवस्था में, यानी कि सोडियम और क्लोराइड बन जाएगा। तो सोडियम और तो अतिरिक्त मात्रा में जब पानी उसके अंदर मौजूद होगा तो उसको क्रिया करने के लिए, आयनित अवस्था में आने के लिए उसको एक उपयुक्त माध्यम मिल जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो आयनित हो जाते हैं और किसी दूसरे से क्या कर लेते हैं वो, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं और उस जगह पर वो दूसरा साल्ट बना देते हैं। और जो साल्ट हमारे मृदा की भूमि के लिए, जो हमारी खेत की भूमि है उसके लिए वो लाभदायक नहीं होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में हम देखें तो मृदा में जो केशिका जल है, तो केशिका जल की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, जल निकास किया जाता है, क्योंकि ये सिंचाई के विपरीत अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। खेत में आपने पानी तो दे दिया लेकिन मृदा के कणों के बीच में एक सीमित और सीमित मात्रा में, आवश्यक मात्रा के अंदर जो जल मौजूद होना चाहिए, जो केशिकाओं के अंदर पाया जाता है और इन केशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जल को केशिका जल कहते हैं। इसी केशिका जल का क्या किया जाता है, उपयुक्त रूप से इस्तेमाल पादप करता है ताकि वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सके, ठीक है ना। पादपों के अंदर जो है कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता को ये बनाए रखने में क्या करता है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अगर अतिरिक्त मात्रा में जल भराव होगा तो ऐसे में क्या होगा कि वो निष्क्रिय हो जाएंगे और वो नष्ट भी हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, उनको बचाए रखने के लिए हमें पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है और पर्याप्त जो है भूताप, यानी कि भूताप जो है उसको बनाए रखना। तो भूताप यानी कि भूमि का जो तापमान है, जो कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान जो है वो उपयुक्त तापमान होता है। और जो भूमि के तापमान के अंतर्गत देखें तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का जो विच्छेदन होता है, कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के लिए हमें उपयुक्त जल की मात्रा चाहिए होती है। और आगामी फसल को बोने से पहले जब हम मृदा के अंदर अगर मान लो पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो हमें
लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। इसलिए जल निकास करने से क्या होता है कि वो पानी निकल जाता है। और मिट्टी के अंदर जब जब जुताई हम करते हैं भूमि की तैयारी के समय, तो ऐसे में यानी कि भूमि की तैयारी के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है, ठीक है ना। भूमि की तैयारी के लिए हमको उपयुक्त समय मिल जाता है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भूमि की तैयारी कर सकते हैं। अगर खेत भरा होगा तो ऐसे में उसमें ट्रैक्टर वगैरह जो भी हम कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं भूमि की तैयारी के लिए, उनको चलाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल निकास करने के बाद में उसके अंदर पानी की जो मात्रा है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, है ना। और फिर जुताई करके हम क्या कर देते हैं, भूमि की तैयारी में इसको। और फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि खेत के अंदर जो है हमने जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है, पोषक तत्वों की जो मात्रा है, उन पोषक तत्वों की मात्रा को सक्रिय अवस्था में रख करके, ताकि जल के द्वारा उनका उद्ग्रहण किया जा सके, है ना। जल के अंदर वो आयनित अवस्था में होंगे और पादप अपनी जड़ों के द्वारा उसका उद्ग्रहण करेगा, अपटेक फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। तो these elements are uptake from the soils are essential elements। और ये 17 प्रकार के जो है वो तत्व होते हैं जो कि पादपों के लिए आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों की मात्रा को उचित प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए भी हमको जल निकास की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ताकि ये पदार्थ जो है वो आयनित अवस्था में मिले और जल के साथ में वो ग्रहण किया जाए, ना कि किसी प्रकार का कोई ऐसा लवण बनाए जिस लवण की वजह से क्या होता है कि मिट्टी मृदा की परत के ऊपर अवक्षेपण हो जाता है, और अवक्षेपण के कारण क्या हो जाती है, वहां पर वो साल्ट ऊपर आ जाता है। ऐसे में पादपों को नुकसान पहुंच सकता है। तो भूमि के भूताप को बनाए रखने के लिए, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए, केशिका जल के पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने के लिए, अपक्षालन के द्वारा, अवक्षेपण के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए, लवणों का जो दुष्प्रभाव होता है उसको रोकने के लिए हमको जल निकास आवश्यकता है। और क्रांतिक अवस्थाओं के अंदर जो उपयुक्त नमी की जो आवश्यकता होती है, उपयुक्त जल, सिंचाई जल की जो आवश्यकता होती है, उसको बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जल निकास की प्रक्रिया का। और जलाक्रांति यानी कि मृदा के कणों में अतिरिक्त जल की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, कार्य की शुष्कता हो जाती है और पादप अनोक्सी शोषण करके अल्कोहल का निर्माण कर देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता और मर जाता है। तो पादपों को जो फसलें हम बोते हैं उसके अंदर हमें कहीं पर कुछ फसलों के अंदर पानी की मात्रा को हमको भर के रखना होता है, जैसे धान के खेत की अगर अपन बात करें। लेकिन सभी फसलों की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना नेचर है, और अलग अलग स्थान विशेष में उनको बोया जाता है, अलग अलग ह्यूमिडिटी के ऊपर उसको बोया जाता है, आर्द्रता जहाँ पर जैसी, तो इनको हर फसल का कुछ ना कुछ जलवायु संपर्क होता है, उसी के अंदर वो पर्याप्त मतलब मात्रा में हमको उपज दे सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जल निकास की मात्रा के द्वारा हम कह सकते हैं कि भी हम अतिरिक्त जल की मात्रा को वहाँ से निकालने की जो प्रक्रिया है, और उसको हम जल निकास कहते हैं। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि पादपों के लिए और हम एक जो सूटेबल कंडीशंस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए जल निकास किया जाता है ना। एक पादप को उसकी स्वाभाविक वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है ना, एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। और ये सिंचाई के विपरीत क्रिया है। सिंचाई के अंतर्गत हम जल की आपूर्ति करते हैं, जबकि हम इस जल निकास के अंतर्गत क्या करते हैं, जो सिंचाई जल अतिरिक्त मात्रा में उसके अंदर भर गया है, जो जल मांग से अधिक है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी उसको निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। इसके बाद में हम जल निकास की जो आवश्यकता है उसके लाभ के बारे में हम पढ़ा है इसके अंदर कि भी जल निकास के जो लाभ हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जल निकास के जो लाभ है, तो लाभ भी इसी दृष्टि से दिया गया है कि ताकि पादप जो है वो
अपनी स्वाभाविक वृद्धि और विकास करके हमको अच्छी उपज प्रदान कर सके और खेती के अंतर्गत हमें किसी भी तरह मृदा के जो उपजाऊपन को भी बनाए रख सके और उसके अंदर किसी तरह का नुकसान ना हो। तो बाकी का टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।